Okay, welcome students. I am Dr. S.K. Kalla of MIT Meerut. I will be telling you about the subject of industrial engineering, and today the first chapter we are discussing is productivity. What you mean by productivity, why it is important, and if it is low, what are the disadvantages, और अगर इसको कम है प्रोडक्टिविटी, इसको बढ़ाना कैसे, क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है। तो प्रोडक्टिविटी जैसे कि स्लाइड में यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी हमें एक मापदंड है ये जानने का कि रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ें किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में यूज़ होती हैं, मटेरियल्स हैं, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो कैसे उनको यूज़ करके, उनको इस्तेमाल करके क्या हम बना रहे हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं, जिसको आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट को हम कनेक्ट करते हैं उसके इनपुट के साथ, तो वो प्रोडक्टिविटी हमें हेल्प करता है टू नो द रिलेशन कि जो हम लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, मटेरियल डाल रहे हैं, उसको हम प्रोसेस करके उस पर काम करके उसकी गुणवत्ता बढ़ा के उसको एक प्रोडक्ट की शेप में देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार की फैक्ट्री है, तो उसमें प्लास्टिक मटेरियल भी होगा, मेटल भी होगा, टायर भी लगेगा, तो ये सब चीज़ें मिला के, इलेक्ट्रिकल आइटम भी लगेंगे, ये सारे मिला के इनपुट हो गए, और आउटपुट है गाड़ी जो फैक्ट्री से बाहर निकलती है। तो वो आउटपुट कितने में बिका और आपने कितनी लागत उसके मटेरियल में लगाई, तो अगर उस दोनों के बीच जो संबंध है उसको प्रोडक्टिविटी से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है, इट रिलेट्स आउटपुट टू इनपुट। ये आउटपुट जो कि वो गाड़ी है, इनपुट जो उसमें जो भी हमने चीज़ें यूज़ की उसको बनाने में, उनके बीच एक ब्रिज का काम करता है। तो जो हम मटेरियल इसमें लगाते हैं, जो भी चीज़ें लगाते हैं, उनमें हम उसका मूल्य बढ़ाते हैं, वैल्यू एडिशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो उसको करते हैं ताकि वो यूज़फुल प्रोडक्ट हो और कस्टमर उसको बढ़िया से यूज़ कर सके, उसके काम आए। तो लास्ट यहाँ पे देखोगे प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर देखें तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, जो हम खर्चा कर रहे हैं उस पर, तो वो प्रोडक्ट कितने में बिका, कितना पैसा मिला और उसमें लागत कितनी लगी। तो एक हिसाब से ये एफिशिएंसी बताता है किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी या सिस्टम की। प्रोडक्टिविटी हम कह सकते हैं कि ये एफिशिएंसी बताता है उस सिस्टम की जिससे वो चीज़ बन के तैयार होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोडक्टिविटी में और देखते हैं कि फैक्टर्स, कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी। तो सेंटर में प्रोडक्टिविटी है, तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला है टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर से प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, असर पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी मतलब अभी बताया मैंने, एफिशिएंसी उस सिस्टम की, उस फैक्ट्री की, उस कंपनी की। तो टेक्निकल फैक्टर्स में जैसे मशीनें हुई, अगर हम उसका उदाहरण दें तो मशीन जिस पे बनती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो मशीनें हुई। मशीन के लिए टूल होना चाहिए, जैसे लेथ मशीन हुई, उसमें कटिंग टूल होना चाहिए, तो वो भी टेक्निकल फैक्टर में आएगा। और वो टूल किसको कट करेगा, उसके लिए कुछ मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि माइल्ड स्टील हुआ, एल्युमिनियम हुआ, प्लास्टिक हुआ, तो वो सब चीज़ें टेक्निकल फैक्टर में आएंगे। तो उससे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत CNC कंप्यूटराइज मशीन आपने खरीदी, वो करोड़ों में होती है, तो आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बढ़ जाएगा, जो आप उत्पादन करोगे उसकी लागत बढ़ जाएगी। आप सिंपल लेथ ले लोगे, मैनुअल लेथ, तो खर्चा कम होगा। तो कुल मिला के जो है एफिशिएंसी, अगर हम देखें आउटपुट बाय इनपुट कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी, आउटपुट, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बट कभी ऐसा होता है कि नई टेक्नोलॉजी के लिए आपको लेना ही पड़ता है। किसी वक्त कंप्यूटराइज मशीन में बेशक खर्चा है, बट उससे आप ज़्यादा एक्यूरेट पार्ट और किसी वक्त ऐसी शेप बनानी है कि जिसमें वो यूज़ आपको परचेज करनी ही पड़ेगी। तो टेक्निकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। दूसरा है प्रोडक्शन फैक्टर्स। प्रोडक्शन में आपको पता ही है प्रोडक्शन में क्या होता है, मशीन होती है, वर्कर होता है, मटेरियल होता है, पैसा लगता है, तो ये सारे प्रोडक्शन फैक्टर्स हो गए। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन एक ढांचा होता है किसी भी फैक्ट्री या कंपनी का, जिसमें जनरल मैनेजर से लेके हेल्पर्स तक होता है।
और बीच में बाकी इंजीनियर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, इससे भी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। अगर आपका बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो काम स्मूथली चलेगा, अदरवाइज जनरल मैनेजर मीटिंग में जो डिसाइड हुआ वो आगे नीचे तक जाएगा नहीं, वर्कर तक, और फिर कंपनी की उस पर एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। उसके बाद तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ये बताया मैंने। फोर्थ इज पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल मीन्स जो काम कर रहे हैं, ह्यूमंस, उसमें ऑफिसर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, सुपरवाइजर्स भी हैं, तो उनको कैसे हैंडल कर रहा है जो भी कंपनी है, पर्सनल फैक्टर्स कैसे कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाइड हैं अपनी सैलरी से या अपनी वर्किंग कंडीशन से, तो वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट देंगे, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसके बाद फाइनेंस फैक्टर हो सकते हैं। फाइनेंस फैक्टर कैसे अफेक्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी को, बिकॉज अगर हमें मटेरियल टाइम पे नहीं आया, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री में कोई भी उत्पादन होता है तो बिना पदार्थ के जो रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो उसके बगैर बन नहीं सकता, चाहे वो स्टील हो, ब्रास हो, प्लास्टिक हो। तो अगर फाइनेंशियल फैक्टर्स में अगर वीकनेस हो, टाइम पे पैसा ना दिया जाए तो मटेरियल भी डिले हो जाता है और मशीनें आपकी आइडल रहेंगी, वर्कर भी खाली रहेगा, आपकी लागत बढ़ जाएगी, तो उससे प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो इसलिए फाइनेंशियल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैनेजमेंट फैक्टर्स, ये तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर से रिलेटेड है। मैनेजमेंट अगर रियली प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहती है तो वो जो उसके लिए टाइम पे पैसा रिलीज़ करना और टाइम पे मटेरियल लाना फैक्ट्री के अंदर ताकि मशीन आइडल ना रहे, तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। उसके बाद नंबर 7 पे गवर्नमेंट फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट टैक्स क्या लगाती है, जो आप बना रहे हो जो चीज़, उस पर कितना टैक्स करती है, ठीक है, तो उससे कितना वो फिर सेल्स आपका जो रेवेन्यू है कितना जनरेट होगा, क्योंकि टैक्स एक कट हो जाएगा आपके रेवेन्यू में। उसके बाद लोकेशन फैक्टर्स, आपकी फैक्ट्री, रॉ मटेरियल जो आपको पदार्थ यूज़ होता है प्रोडक्ट को बनाने में, तो अगर वो नज़दीक है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो दीज आर द फैक्टर्स, ये फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। तो अब हम इसमें अगले स्लाइड पे जाएंगे। ये हमने बताए 8 फैक्टर्स बताए जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नाउ अगर यही फैक्टर्स अगर मैं फिर से सम अप करूं तो इनमें तो दो मोटे मोटे एरिया हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी कम क्यों है। एक तो इनफेक्टिव टाइम ड्यू टू मैनेजमेंट की वजह से हमारा टाइम का कुछ नुकसान हो रहा है, उससे प्रोडक्टिविटी घटती है। और दूसरा वर्कर की वजह से भी हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है, मैनेजमेंट की वजह से भी और वर्कर की। ये 2 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। तो इसमें एक्चुअली हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि टाइम, इंडस्ट्री में टाइम इज़ मनी, वक्त जो है वहाँ पे पैसा है। बिकॉज वर्कर्स को आपको सैलरी देनी, वो भी आवरली वेजेस हैं, सबका टाइम इम्पोर्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं समय जितना बचाएंगे उतना पैसा बच जाएगा और उसकी लागत जो बना रहे हैं चीज़ उसकी कम हो जाएगी। तो इसमें मैनेजमेंट से क्या क्या मतलब लैप्सेस हो सकते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है। जैसे मार्केटिंग पॉलिसी उनकी है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे गाड़ी बनानी है तो बहुत सारे मॉडल बनाने हैं, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी घट सकती है, क्योंकि टूल्स चेंज करने पड़ेंगे, जिस पे वो बना रहे हैं मशीन उसकी सेटिंग बदलनी पड़ेगी, तो ये एक वजह हो सकती है। स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स अगर नहीं होंगे, सपोज एक बोल्ट है या नट है या स्क्रू है, अगर वो सारे मॉडल्स में एक ही साइज़ का ना रखोगे तो वैरायटी बढ़ जाएगी, उसको हैंडल करने के लिए वर्कर्स भी ज़्यादा चाहिए, टाइम भी वेस्ट होगा। देन ये सब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि स्टैंडर्डाइजेशन करें, मार्केटिंग पॉलिसी अच्छी हो, और कुछ और इसमें जैसे मटेरियल, इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ मटेरियल टाइम पे नहीं आया तो मशीन आइडल रहेगी, प्रोडक्टिविटी, ये सब मैनेजमेंट के अंडर है। और मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन्स, अगर मशीनों को अगर प्रॉपरली मेंटेन ना, ऑयलिंग नहीं की, ग्रीजिंग नहीं की, प्रोडक्शन रोक के महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, तो उससे क्या है मशीनें वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा, मशीन ख़राब होगी, मशीन बैठ गई तो आपका प्रोडक्शन बैठ जाएगा, तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी तरह अब वर्कर वाले पे आते हैं। वर्कर कहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है प्रोडक्टिविटी को? पहला ये है कि वो लेट आएगा काम पे,
तो वो टाइम इज़ मनी, तो वहाँ पे वो वेस्ट हो गया। दूसरा, वो आया हुआ है बट मशीन पे काम नहीं कर रहा है, कहीं पे जाके बातें कर रहा है, तो वो आइडल हो गया, तो वो भी प्रोडक्टिविटी कम करता है। देन केयरलेस है, केयरलेसली काम कर रहा है मशीन पे, उससे क्या डायमेंशन आपको 10 बनाना था उसने 9 बना दिया और ये मटेरियल वेस्ट हो गया, चाहे वो स्टील हो या एल्युमिनियम हो। तीसरा, फेलिंग टू ऑब्जर्व सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगा तो एक्सीडेंट होने के चांस है। एक्सीडेंट अगर इंजरी हो गई तो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, तो हॉस्पिटलाइज आने से छुट्टी पे चला जाएगा, उससे आपका प्रोडक्शन का लॉस होगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी। और इस स्लाइड में भी दिखाया गया है कि भाई कंटेंट, वर्क कंटेंट कैसे बढ़ जाता है ड्यू टू प्रोसेस, और दूसरे हेडिंग में जो काम है वो प्रोडक्ट की वजह से भी बढ़ सकता है या प्रोसेस गलत। प्रोसेस में क्या है, इनकरेक्ट मशीन, जिस मशीन पे आप गलत मशीन पे वो काम करवा रहे हो, तो या हैंड टूल भी हो सकता है, या आपका लेआउट ऐसा है कि वेस्टेड मूवमेंट्स होंगे। वेस्टेड मूवमेंट्स मतलब आप यहाँ पे एक मशीन पे काम कर, जिस पार्ट पे काम करना वो दूर है, तो वर्कर को वहाँ जाके लाना पड़ता है, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो या उसको टूल लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, तो टूल वही मशीन के आसपास होना चाहिए जो यूज़ करता है लगातार। जो अगर टूल ख़राब हो जाए तो दूसरा टूल लगाए, तो उससे मूवमेंट वेस्ट नहीं होता। या इनकरेक्ट क्वालिटी का जो उसको बनाना है उसको स्टैंडर्ड ही गलत है जिससे उसने बनाया, तो इससे भी जो है प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आएंगे हम मेजरमेंट, कैसे मेजर करें प्रोडक्टिविटी को, मापे कैसे इसको। तो उसके लिए पहले ही बताया मैंने कि प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बताता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट को अगर हम आउटपुट मतलब फॉर एग्जांपल किसी वर्कर ने 1000 पीस बनाए 10 घंटे में, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 वो उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई। तो इन अ फैक्ट्री में क्या होता है, नंबर ऑफ आवर्स इट टेक्स टू प्रोड्यूस, जो मैं भी कह रहा था, कितने घंटे पे उसने, ए वर्कर है उसने 10 घंटे में बनाया, बी वर्कर उसने 15 में बनाया, तो ए की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी बी से, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं प्रोडक्टिविटी कैसे, जितने उसने पीस बनाए उसको हम डिवाइड करेंगे कितने घंटों में उसने बनाया, ये तो लेबर प्रोडक्टिविटी हो गया। अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो हम इनकम जो हुई, इनकम को डिवाइड करेंगे उसकी सैलरी से, तो उसका प्रोडक्टिविटी पता लग जाएगा। तो ऐसे हम इसको मेजर करते हैं। और डेफिनेशन मैंने पहले ही बताया, प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट में क्या हो सकता है, आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी। सपोज एक कार कंपनी है, उसमें हमें देखना आउटपुट क्या आया, तो आउटपुट महीने में या साल में कितने लाख या 1000 कारें बनती हैं। डिवाइडेड इनपुट वो होगा इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब जो लागत लगी, लागत कहाँ कहाँ पे लगती है एक बिजनेसमैन की, लैंड, पहले ज़मीन खरीदता है फैक्ट्री के लिए, दूसरा सैलरी देता, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता, वो लागत है। अमाउंट पे टू परचेज मटेरियल, जो मटेरियल उसको स्टील खरीदना है या एल्युमिनियम खरीदना है या लकड़ी खरीदनी है, तो वो उसकी वहाँ पे भी इनपुट हो गया, कॉस्ट लग गया। और चौथा है अमाउंट स्पेंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बिल्डिंग बनानी है, उसको अलग अलग लेथ कहाँ पे रखनी है उसके लिए एक बनाना है कमरा, इसी तरह ग्राइंडिंग अलग है तो अलग से डिपार्टमेंट बनाना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। या उसको रखने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में रखने पड़ेंगे लोग जो अकाउंट्स वाले होंगे या मेंटेनेंस वाले होंगे, तो ये सब इनपुट्स में आएगा। तो आउटपुट बाय इनपुट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है मैंने, केस ए में 10 प्रोडक्ट्स आर मेड बाय स्पेंडिंग 1000 रुपये खर्च करके 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं, और दूसरी फैक्ट्री है जहाँ पे 15 प्रोडक्ट बन रहे हैं 2000 खर्च करके, तो प्रोडक्टिविटी ए में हो गई 10/1000 और बी केस में हो गई 15 बाई आउटपुट बाय इनपुट। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो बी इज़ एन इंडिकेशन, बी की प्रोडक्टिविटी कम है, ए की ज़्यादा है। इसको डिवाइड करके देख सकते हैं आउटपुट बाय इनपुट। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है, प्रोडक्शन अलग चीज़ है, प्रोडक्टिविटी अलग चीज़ है। तो प्रोडक्शन मैंने यहाँ लिखा द प्रोडक्शन इज इंडिकेटेड बाय आउटपुट क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, सपोज कार कंपनी है तो महीने में कितनी कारें उसने बनाई, 10,000 या 20,000, और सालाना कितने लाख बनाई, तो ये तो प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्टिविटी अलग चीज़ है जिसमें
क्वांटिटी को डिवाइड किया जाएगा या तो टाइम से या सैलरी से, उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी देखने के लिए। तो इनके दोनों के बीच काफ़ी अंतर है। प्रोडक्शन नंबर्स होता है, कितने नंबर्स बनाया, और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी होती है जो आउटपुट और इनपुट को रिलेट करती है। और फॉर्मूला है आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा या पैसा भी आ सकता है, रेवेन्यू जो कमाया कंपनी ने, डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट में कितने घंटे में वो बनाया, टाइम हो सकता है, या उसके अलावा अगर लेबर प्रोडक्टिविटी कितने में बनाया, या कैपिटल प्रोडक्टिविटी है तो कितना पैसा लगा, वो भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी जो है ना, ये हम मेजर कर सकते हैं अलग अलग। लेबर प्रोडक्टिविटी अलग हो सकती है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी अलग हो सकती है, मटेरियल प्रोडक्टिविटी अलग हो सकती है। अगर मटेरियल प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो कितना आउटपुट निकला सालाना, और उसको डिवाइड करें मटेरियल कितने में आया, तो ये एक प्रोडक्टिविटी होगी। दूसरी होगी लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी में कितना क्वांटिटी बना, कितने कार्य बने, डिवाइडेड बाय कितने आवर्स लगे, या उसकी सैलरी भी डाल सकते हैं एज इनपुट, तो वो लेबर प्रोडक्टिविटी हो गई, पहली मटेरियल वाली हो गई। इसी तरह कैपिटल, कितना पैसा लगा सालाना, तो वो आउट जितनी कारें बनी उसके डिवाइड करो उतना पैसा, तो वो कैपिटल प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। तो प्रोडक्टिविटी जब हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो ये अलग अलग 3 टाइप की प्रोडक्टिविटीज़ हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, कैपिटल मतलब पैसा, और तीसरा मटेरियल प्रोडक्टिविटी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ प्रोडक्टिविटी कम होने के क्या कारण हैं? तो अभी कुछ देर पहले पिछले स्लाइड में बताया, दो पार्ट्स में बताया। एक तो मैनेजमेंट की वजह से कुछ कमियां हैं, उससे प्रोडक्टिविटी कम होगी। दूसरा वर्कर की तरफ से। मैनेजमेंट का मेन है कि भाई उसका प्लान गलत है, मार्केटिंग प्लान, बिक नहीं रहा है माल, और वर्कर का है कि वो आइडल है, वो काम नहीं कर रहा है। तो पहले मैनेजमेंट वाले में देखते हैं। मैनेजमेंट क्या कर सकती है, जो ही कोई आइडिया उसको मिलेगा बढ़ाने का, कोई वर्कर आइडिया देता है, कोई इंजीनियर देता है, कोई सुपरवाइजर देता है, तो उस पर ध्यान नहीं देता, तो उस वजह से भी प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है इनडायरेक्टली। और एम्प्लॉय की तरफ से कैसे प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही, उसका एटीट्यूड, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कंपनी बेटर करे, चाहे कोई भी रीज़न हो, डिसइंटरेस्टेड है, मे बी उसकी सैलरी कम है या जो भी है, या उसका स्किल, उसके पास वो हुनर है ही नहीं जो उस काम करने के लिए चाहिए, वो धीरे धीरे बनाता है। जो पीस 1 घंटे में बनना चाहिए था वो 2 में बना रहा है या 1.5 में बना रहा है। तो दैट मीन्स एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड स्किल, उसके पास वो सलीका स्किल नहीं है जिससे वो तेज़ी से बना सके, वो स्लो है। तो इससे भी होता है प्रोडक्टिविटी कम। हाँ, गवर्नमेंट मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रेगुलेशन से भी असर पड़ सकता है प्रोडक्टिविटी। जैसे हर फैक्ट्री में यूनियन होती है, वर्कर्स की यूनियन होती है, तो यूनियन लॉज होते हैं कुछ गवर्नमेंट बनाती है जिसके तहत काम होता है। तो हो सकता है यूनियन ज़्यादा इंटरफेयर करते हों मैनेजमेंट के काम में, जिससे प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। जैसे कि कोई ढंग से काम करना नहीं चाहता तो उसको मैनेजमेंट कुछ पनिशमेंट देना चाहती है, बट यूनियन रोक देती है, तो उससे भी जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लॉज की वजह से भी हो सकता है। अब हम आएंगे, ठीक है प्रोडक्टिविटी कम है, इसको बढ़ाएं कैसे, व्हाट आर द मेथड्स, क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ाएं, प्रोडक्शन की, फैक्ट्री की, कंपनी की। तो इसमें 2 बेसिक तरीके हैं, 2 बेसिक वेज। एक तो है, 2 तरीके हैं, या तो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आउटपुट, अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ विदाउट इंक्रीज इन इनपुट या कॉस्ट। लागत आपको बढ़ानी नहीं है, लागत उतनी रखनी है, वर्कर भी उतने रहेंगे, मगर प्रोडक्शन बढ़ानी है आपको। तो वो एक तो आपको पता है प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। जब आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट्स कांस्टेंट रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। दूसरा तरीका है डिक्रीज कॉस्ट विदाउट डिक्रीजिंग आउटपुट कांस्टेंट रखो, नीचे जो डिनोमिनेटर में है कॉस्ट उसको कम करो, तो उससे भी आपका प्रोडक्टिविटी फिगर हायर आ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि कॉस्ट कटिंग अगर हम करेंगे तो आपकी लागत कम हो जाएगी,
और प्रोडक्टिविटी के डिनोमिनेटर में जो कॉस्ट है, इनपुट है, वो कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर कम हो गया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो क्या क्या तरीके हैं कॉस्ट कटिंग मेथड्स, कॉस्ट कटिंग मेथड्स बोलते हैं उनको। इनमें से एक है इम्प्रूविंग द मेथड। जिस तरीके से हम कोई काम कर रहे हैं, कोई कंपोनेंट मशीन पे बना रहे हैं, इस तरीके कोई दूसरा उसको स्टडी करे, दूसरे तरीके से करें तो हो सकता है 1 घंटे की जगह 50 मिनट ही लगे। तो ये एक तरीका है। दूसरा है रिड्यूसिंग ओवरहेड। आपके पास स्टाफ ज़्यादा रखा है आपने, जहाँ पे सपोज आपने पियोन 5 रखे हैं, 4 से काम चल सकता है क्योंकि वो ओवरहेड कॉस्ट में आता है, तो वो उससे आपका सेविंग हो जाएगा। मिनिमाइजिंग वेस्ट। हर वर्कर को ऐसे ट्रेनिंग दोगे कि वो जो भी पार्ट बनाएगा सही, उसमें कोई एरर नहीं होगा, तो आपका पैसा बच जाएगा, वो मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, चाहे वो स्टील हो या प्लास्टिक हो। इंक्लूडिंग आइडल टाइम, इंस्टॉलिंग मॉडर्न इक्विपमेंट। ऐसा भी है कि कभी पुरानी लेथ मशीन्स हैं, आजकल कंप्यूटराइज आ रही हैं, कंप्यूटराइज में प्रोग्राम एक बार डाल लो, लगातार पार्ट्स बनते जाएंगे, तो टाइम कम लगेगा, तो बट पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो उससे भी प्रोडक्ट पहले साल 1-2 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा मशीन में, बट उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ये भी एक तरीका है बढ़ाने का प्रोडक्टिविटी, बाई इंस्टॉलिंग, नई मशीनें लगाने कारखाने में। और उसके अलावा मिनिमाइज़ करना, एब्सेंटिज्म इम्पॉर्टेंट है। वर्कर ज़्यादा छुट्टी ले रहे हैं तो मशीन रुक जाती है, बैठ जाती है, तो काम नहीं होता, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। अब हम आएंगे स्टैंडर्डाइजेशन पे। ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। रिड्यूसिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, कम करना, जो वैरायटी है। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, अगर आप नट एंड बोल्ट बना रहे हो 10 टाइप के, तो बोल्ट आप 5 ही बनाओ और सारे प्रोडक्ट्स में डिज़ाइन ऐसा रखो कि वही 5 बोल्ट से काम चल जाए। सपोज गाड़ी बन रही है, मारुति की है, दूसरी BMW की है, अगर वही बोल्ट दोनों में काम कर जाए तो इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, और आपका लागत कम हो जाएगी, कन्फ्यूजन कम होगा, वैरायटी कम रहेगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन का एक फ़ायदा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है स्टैंडर्डाइजेशन का अगले स्लाइड में। पिस्टन इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। गाड़ी में जो इंजन होता है वो पिस्टन और सिलेंडर की वजह से ही चलता है। तो पिस्टन जो है, इसके स्टैंडर्ड साइज बनाए जाते हैं, जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, एक फेडरल मोगल कंपनी है, वो सप्लाई करती है पिस्टन ऑटोमोबाइल बड़ी कंपनियों को। तो मारुति के लिए को भी सप्लाई करती है, BMW एक बहुत महंगी गाड़ी है, उसमें भी वही पिस्टन सप्लाई करती है, और इधर भी इसमें भी करती। तो उन्होंने अपना पिस्टन स्टैंडर्डाइज किया है ताकि वो एक से ज़्यादा कंपनियों में यूज़ हो, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी, उनका जो प्रॉफिट है बढ़ जाता है। प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रॉफिट बढ़ेगा, आउटपुट बाय इनपुट बढ़ जाएगा। दूसरी एग्जांपल है नट एंड बोल्ट इंडस्ट्री। तो नट एंड बोल्ट भी, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, ऐसे मिनिमम 10 की जगह 5 ही साइज़ रखो और मार्केट में अवेलेबल हों, और वो अलग अलग गाड़ी में यूज़ हो सके, चाहे वो मारुति की हो, BMW की। तो इससे भी हमारा प्रॉफिट, कन्फ्यूजन कम होता है, वैरायटी नहीं रहती है, लिमिटेड वैरायटी रहती है। उससे ये है कि किसी भी प्रोडक्ट में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इम्पोर्टेंस क्या है ये स्टैंडर्ड्स का, अभी मैंने बताया, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यही चीज़ लिखा है। इंक्रीज मार्केट शेयर बढ़ेगा आपका, बिजनेस ऑपरेशंस एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी मींस एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट कम हो जाएगा। आपको 10 वैरायटी रखने से 5 ही रखनी है, तो उसमें एक ही बंदा, जहाँ 2 बंदे चाहिए वहाँ एक ही वो उसको हैंडल कर सकता है, चाहे वो इन्वेंट्री हो, मतलब जहाँ स्टोर किया हो नट्स को, बोल्ट्स को। और फाइनली क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि क्वालिटी बढ़ेगी और सेल्स भी बढ़ेगी। तो बिकॉज सेम चीज़ जो है आपका, आप सपोज पिस्टन बना रहे हो, नट बना रहे हो, वो काफ़ी ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया कि वो बहुत गाड़ियों में लग जाएगा, तो फिर वो आपकी सेल्स भी बढ़ जाएगी। तो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर, एंड अगले लेक्चर पे अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।